डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या करेंगे, जितने भी थायरिस्टर लगाया है हर एक थायरिस्टर का वोल्टेज सेम करने के लिए क्या किया था, हमने एक आर लगा दिया था पैरेलल में। नहीं, जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में, एक थायरिस्टर T1 है, ये है ना, n नंबर ऑफ थायरिस्टर है, ठीक है। ये आपका स्ट्रिंग वोल्टेज है Vs, है ना। अब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के केस में है ना। तो क्या करते थे हम, हर एक थायरिस्टर का वोल्टेज सेम करने के लिए हर एक के क्रॉस रेजिस्टेंस लगा देते थे, है ना। आर और ये भी आर, ठीक है। जिसमें आर का वैल्यू मैंने फाइंड किया था, वो था NVVM माइनस VS बाय N-1 इंटू डेल्टा IB, where डेल्टा IB क्या था, IBMX माइनस IBMN। उसके बाद मैंने बताया था कि रेटिंग ऑफ द रेजिस्टेंस कितना होगा, तो क्या हो गया, V² बाई आर क्या है, निकला है ना। रेटिंग ऑफ पावर, रेटिंग ऑफ द पावर, रेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस, क्लियर। चलिए, ये मैं पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अब मैं बता रहा हूँ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड डिस्कस किए थे, तो अब ये देखेंगे कि फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में भी क्या अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है या नहीं, क्लियर। तो चलिए, मान लो, है ना, तो जैसे मैंने बताया था, ये आपका थायरिस्टर है PN, है ना, क्लियर। जब इसको मैंने क्या किया था, ये इस तरह वोल्टेज लगाया था। अभी क्या फॉरवर्ड बायस्ड है, ये एनोड और ये कैथोड। इसमें मैंने बताया था कि J1 और ये J3 क्या था, फॉरवर्ड बायस्ड। इसका मतलब अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, J1 और J2 के अक्रॉस वोल्टेज 0, और ये जो J2 क्या था, ये रिवर्स्ड बायस्ड है ना। तो J2 का जो वोल्टेज था, जिसको क्या लिख देते हैं हम, VB फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, ये इसी के एनोड वोल्टेज जो किसके बराबर आ जाता है, VS के बराबर आ जाता था, क्लियर। मतलब मान लो ये आपका टाइम एक्सिस है और ये आपका एनोड वोल्टेज है। तो ये जो एनोड वोल्टेज बता रहा है, वो वोल्टेज किसका अक्रॉस है, अक्रॉस J2, है ना। वो कितना आ जाता था, ये VBM, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, अब मैं क्या करना है, इसको FBM से क्या करना है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में लेके आना है, ओके। तो क्या करते थे हम, एक सोर्स लेते थे, गेट सर्किट रेजिस्टेंस, ये ES या रेजिस्टेंस RS, यहाँ पे क्या करते थे हम, गेट में सप्लाई देते थे। तो जैसे जैसे गेट करंट बढ़ाते थे, तो J2 का जो वोल्टेज क्या होता था, वो घटता था। J2 का वोल्टेज घटने का मतलब VBM क्या होगा, घटेगा, ओके। तो ये आपका T है ना, घट के क्या हो गया, ये अब ये थायरिस्टर क्या हो गया, ऑन हो गया। फिर भी कुछ न कुछ वोल्टेज रहता है ये कंडक्ट करने के बाद भी। तो इस VT को बोलते हैं ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस SC और इन FCM, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में, क्लियर ना। तो अब करना, चूंकि यहाँ पे एक थायरिस्टर की बात हो रही थी, है ना, तो थायरिस्टर को ऑन होने में क्या होता है, टाइम लगता है, क्लियर ना। अब आपने दो थायरिस्टर को आपने क्या किया, सीरीज में लगा दिया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइमल्टेनियसली ऑन हो जाए, क्योंकि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, थोड़ा चेंज हो, थोड़ा क्या होता है, डिफर करता ही है, ओके। तो देखते हैं कि डिफरेंट टर्न ऑन टाइम होने के कारण क्या अनइक्वल वोल्टेज होगा या नहीं होगा, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे J2 क्या रिवर्स्ड बायस्ड है, J2 को ही वोल्टेज क्या किया यहाँ करने, ये वोल्टेज सोर्स दे रहे से उसका डिप्लेशन लेवल को घटाया, मतलब J2 पे क्या कैपेसिटेंस फॉर्म है ना, क्लियर। ये प्लस माइनस CJ, ये जो कैपेसिटेंस अक्रॉस J2 है ना। चलिए, नेक्स्ट मैं बता दूं, हमें बताना क्या है कि डिफरेंट टर्न ऑन टाइम होने के कारण क्या इफेक्ट होता है।
ओके, तो सपोज करो दो थायरिस्टर है, ये T1 और ये T2, T1 और ये T2, ये सोर्स वोल्टेज Vs। अभी क्या है, ये फॉरवर्ड बायस्ड ही है, लेकिन अब ये फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में है ना। तो जब ये FBM, अब ये Vs है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या मानते हैं, Vs/2, और इसके अक्रॉस वोल्टेज Vs/2, अगर दोनों का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, सेम हो। मतलब अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है तो हम क्या माना कि इसका जो ब्लॉकिंग वोल्टेज क्या हो, Vs/2, इसका ब्लॉकिंग वोल्टेज Vs/2। तो अगर ये आपका टाइम है, ये आपका एनोड वोल्टेज है, तो हर एक थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ये Vs/2। क्लियर। अभी ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ही है, FBM है ना। जैसे ही मैंने बताया था गेट करंट बढ़ाएंगे तो J2 का जो डिप्लेशन लेयर है वो पतला होगा, मतलब क्या होगा, वोल्टेज उसका घटता जाएगा। मान लो कि ये T1 क्या है, टर्न ऑन टाइम ऑफ थायरिस्टर 1 है, T2 क्या है, टर्न ऑन टाइम ऑफ थायरिस्टर 2 है, और T1 इज लेस देन T2। इसका मतलब क्या हो गया कि थायरिस्टर पहले ही ऑन हो जाएगा। पहले ऑन होने का मतलब उसका वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया, या ऑन स्टेट वोल्टेज के बराबर। तो मान लो ये टाइम T1 है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका वोल्टेज जो है यहाँ पे आके 0 या अप्रॉक्सीमेटली 1 वोल्ट हो, ठीक है। लेकिन जैसे ये वोल्टेज 0 होगा, इसका वोल्टेज, ठीक है ना, तो सोर्स वोल्टेज सारा का सारा सोर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये थायरिस्टर T2 पे आ जाएगा। तो सेम टाइम T1 पे ही क्या होगा, इसका वोल्टेज बढ़ के क्या हो जाएगा, वो Vs के बराबर हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, ये Vs है ना। क्लियर। तो क्या देख रहे हो कि डिफरेंट टर्न ऑन टाइम के कारण, तो एट T1 पे क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर V1 क्या हो गया, वो 0 या ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, ऑन स्टेट या 0 ही मान के चलो, है ना। और V2 का वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो Vs के बराबर। तो देख रहे हो कि डिफरेंट टर्न ऑन टाइम होने के कारण दोनों थायरिस्टर क्या हो रहा है, सफर्ड बाय अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन। इसलिए हमें क्या करना है कि दोनों को ऐसा काम करना है कि दोनों सेम टाइम पे क्या हो, ऑन हो, ताकि दोनों का अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर ना। अब मान लो कि ये थायरिस्टर T2, अब इसको ऑन करना है, ये ऑन कहाँ पे हो रहा है, ये T2 पे, ये मान लो क्या है, ये T2 है। क्लियर है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, T1, यहाँ से ये T2, और ये डिफरेंस हो गया डेल्टा T, है ना। तो दोनों के डिफरेंस कितना है, T2 इक्वल टू क्या होगा, T1 प्लस डेल्टा T। ओके। तो आपने क्या देखा, जब वो फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में होगा, अगर दोनों का टर्न ऑन टाइम अलग अलग है, तो टर्न ऑन टाइम अलग होने के कारण क्या होता है कि दोनों थायरिस्टर पे वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। क्लियर ना। इससे इफेक्ट क्या होगा कि अगर मान लो कि थायरिस्टर T1 को तो आपने ऑन कर दिया, थायरिस्टर T2 का जो वोल्टेज सहने की क्षमता जो है, अगर 10 वोल्ट आपने उससे ज़्यादा लगा दिया, थायरिस्टर क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा, है ना। तो सारा का सारा बैटरी का वोल्टेज किसको सहना पड़ जाएगा। इसलिए हमें करना क्या है, दोनों थायरिस्टर को सेम टाइम पे हमें ऑन करना होगा, या नहीं तो एक ऐसा काम करेंगे, कि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाए, सेम हो जाए। इसके लिए यहाँ पे कैपेसिटर हमें लगाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सेल्फ कैपेसिटेंस। सी को क्या बोलते हैं, सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ थायरिस्टर। और सेल्फ कैपेसिटेंस कहाँ पे होगा, जंक्शंस J2 पे। हमें क्या करना है कि J2 पे जो ये फॉर्म हो रहा था, ये क्या था, ये प्लस ये माइनस, कैपेसिटी के दो प्लेट की तरह है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है फॉर्म हो रहा है, इसको क्या करना है, हमें सेम कर देना हर एक थायरिस्टर्स का। तो अभी फॉरवर्ड कंडक्टिंग में मोड में सिर्फ एक ही जंक्शंस है जिसपे सेल्फ कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, वो है जंक्शंस J2 पे। क्लियर ना। क्योंकि वो J2 क्या रिवर्स्ड बायस्ड है, तो हम इससे ज़्यादा हालांकि इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही जंक्शंस J2 है ना, जिसमें ये कैपेसिटर्स का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो अभी अपने क्या सीखा कि डिफरेंट टर्न ऑन टाइम होने के कारण थायरिस्टर क्या होता है, अनइक्वल वोल्टेज से अफेक्ट होता है।
क्लियर। इस वोल्टेज को सेम करने के लिए क्या क्या करेंगे, हर एक जंक्शन जो J2 है उसके अक्रॉस एक कैपेसिटर लगा देंगे, है ना। तो इससे जो है अप्रॉक्सीमेटली नहीं, कुछ ना कुछ वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, RBM, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अब हमें क्या करना था, उसको ऑफ करना है, ठीक है। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा, क्या होता है, आपने जैसे पढ़ा होगा कि ये थायोरिस्टर है, ये P है, ये N है, ये P है और ये N है, ठीक है, क्लियर। जैसे रिवर्स बायस्ड करेंगे तो ये बैटरी की पोलरिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो इस केस में J1, J2 और ये J3, J1 और J3 क्या हो गया, रिवर्स बायस्ड, J2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड। तो J1 तो J2 का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0, और J1 और J3 का वोल्टेज क्या हो जाएगा, इस दोनों का वोल्टेज का जो सम होगा वो सोर्स वोल्टेज के सम के बराबर होगा। तो J1 और J2 क्या, J1 और J3 क्या हो गया, रिवर्स्ड बायस्ड। यहाँ पे दो दो जंक्शंस पे क्या हो गया, कैपेसिटेंस हमें फॉर्म हो रहा है। तो ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत कहाँ पे है, रिवर्स्ड बायस्ड के केस में है। तो कैपेसिटेंस सबसे पूछा जाए कि चॉइस ऑफ सी किस पे डिपेंड करता है, वो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है। तो चलिए इसमें आइए, हमें करना क्या है ना, क्योंकि J1 और J3 रिवर्स बायस्ड है तो यहाँ पे दो दो कैपेसिटेंस होगा, CJ1 CJ3, सबका जो कैपेसिटेंस को अगर सेम कर दे, ओके, तो क्या हो जाएगा, सबके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। तो आइए इसको हम समझिए, ये एनोड करंट है और ये आपका टाइम है, ओके। है ना, कहाँ गया रेड वाला, क्या हो गया रेड वाला, मुझे नहीं पता। चलिए ये मान लो ये थायरिस्टर 1 का जो है ग्राफ है, ठीक है। एनोड करंट क्या हो गया, 0। ये डायोड हमें बताया रिवर्स रिकवरी बता रहे हैं, क्लियर। तो ये जो टाइम है हमारा TQ1, TQ क्या है, TQ1 टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर 1। TQ2 क्या है, टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर 2, जहाँ पे TQ1 क्या है, लेस देन TQ2 है, क्लियर ना। तो इसमें जो चार्ज ये देख रहे हो, करंट और टाइम को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये चार्ज, तो ये चार्ज मान लो ये Q1 है, किसका चार्ज कितना, ये चार्ज जो फंसा हुआ किस में फंसा हुआ था, थायरिस्टर 1 में, है ना। इसको मैं मिटा दूं यहाँ पे। अब ये रिवर्स बायस्ड के केस में क्या होगा कि ये आपका दो थायरिस्टर है, ये 1 और ये 2, इसको क्या किया हमें, पोलरिटी चेंज कर देंगे इसकी, है ना, ठीक है। तो ये जो Q1 चार्ज, अब रिवर्स बायस्ड करना मतलब टर्न को ऑफ करना है, तो टर्न ऑफ करना है, फिर भी क्या होता है उसमें, करंट 0 होने के बावजूद भी करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, क्योंकि उसमें चार्ज फंसा हुआ, उस चार्ज को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी पोलरिटी चेंज कर देंगे, इससे क्या हो, चार्ज वो बाहर निकलेगा। तो पहले ये जो चार्ज है ये Q1 में क्या, किस में, थायरिस्टर 1 में है, और ये पूरा का पूरा चार्ज ये 2 है, मतलब इसमें ये पूरा का पूरा चार्ज Q1 प्लस ये, तो ये चार्ज Q1 है, और ये जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक जो पूरा एरिया दिख रहे हो, ये चार्ज Q2 है, ठीक है, दोनों को जोड़ के। तो अगर इसमें पूछे कि इसमें कितना चार्ज फंस जाए, इसमें कितना चार्ज होगा, तो Q1 माइनस Q2 माइनस Q1, ओके ना। चलिए ये हो गया। मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंट टर्न ऑफ टाइम होने के कारण वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट होगा, है ना। ये 1 का ग्राफ है, और दूसरा जो है ये डॉटेड लाइन जो दिख रहे हैं
ये 2 का है। क्लियर? ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट है ना। चलिए, ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी। क्या देख रहे हो यहाँ पे? इस पॉइंट पे 1 पे और ये 2 पे, और ये थायस्टर नंबर 2 का है ना। ये मान लो ये 1 और ये 1 डैश पॉइंट पे क्या देख रहे हैं? डिफरेंट टर्न ऑफ टाइम होने का कारण क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे एट पॉइंट 1 डैश लिख देते हैं, इसको 1 डबल डैश कर देते हैं। एट 1 डैश पे क्या हो रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस थायस्टर V2 जो है वो क्या किसके बराबर है? ये AB के बराबर है। और V1 का बराबर, V1 का वोल्टेज क्या है? वो AC के बराबर है। देख रहे हैं? तो डिफरेंट टर्न ऑफ टाइम के कारण क्या हो रहा है? दोनों पे क्या हो रहा है? वोल्टेज का अनइक्वल हो रहा है। इस एट 1 डैश डबल डैश पे बताइए, एट 1 डबल डैश पे वोल्टेज अक्रॉस, ये जो वोल्टेज है 1 का, V1 का वोल्टेज क्या है? 0 है। और V2 का वोल्टेज मान लो ये पॉइंट है, ये बी सी, डी और ये ई है। क्या हो रहा है? ये डी और ये ई है ना, डी के बराबर है। तो क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट टर्न ऑफ टाइम होने के कारण भी क्या हो रहा है? डिफरेंट टर्न ऑफ टाइम होने के कारण भी, ड्यू टू डिफरेंट टर्न ऑफ टाइम, थायरिस्टर suffered by unequal voltage distribution। क्लियर? तो हमें करना है ऐसा, क्या करना है कि हमें क्या हो जाए? सब थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम हो जाए। तो यहाँ पे बता रहा कितना सेल्फ कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है हर एक थायरिस्टर में। 2 सेल्फ कैपेसिटेंस हो रहा है, एक जंक्शन J1 पे और दूसरा J3 पे। तो अब बताइए कि फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा या इसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली इसमें हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर ना? तो जो C जो आप लगाएंगे पैरेलल में, वो जो उसका जो वैल्यू डिपेंड करेगा किस पे? रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक पे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि चॉइस ऑफ C डिपेंड ऑन रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो चलिए अब हमें फाइंड कैसे करेंगे सी का वैल्यू। ओके, चलिए तो जरा सपोज करो ये क्या था? थायोरिस्टर n नंबर ऑफ थायोरिस्टर है। अब ये रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी क्वालिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी, है ना। क्लियर? इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे हर एक क्रॉस वोल्टेज सेम करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया? एक कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर। इसके क्रॉस में मैंने क्या किया? एक कैपेसिटर लगा दिया, है ना। ओके, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? V1 और बाकी जितना भी है V2, है ना। ठीक है, तो अब मैंने मान लिया है कि थायरिस्टर रिकवर अर्लियर। मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले रिवर्स वास्ट कौन हो जाएगा? थायरिस्टर T1। मतलब ये जब रिवर्स वास्ट हो जाएगा कंप्लीटली, इसका चार्ज बाहर निकल जाएगा, तो इसके थ्रू करंट कोई करंट फ्लो नहीं होगा।
तो इससे जो अभी करंट ऐसे आ रहा है ना, ये जो करंट आएगा लीकेज करंट, जो फॉरवर्ड लीकेज करंट आ रहा है, ये इसके थ्रू आएगा, थायोस्टिक होते हुए ऐसे आएगा, लेकिन यहाँ पे जब पहुँचेगा तो ये चूंकि इसका सारा का सारा चार्ज का बाहर निकाल लिया गया है, अब ये बिल्कुल रिवर्स बायस्ड हो गया है, तो इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। अब ये इस तरह करंट फ्लो के ये वापस आ जाएगा। क्लियर ना? इसका मतलब क्या हो गया कि V1 जो हो गया मैक्सिमम, V1 इज ग्रेटर देन V2। V1 क्या हो गया? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज के, इसका जो वैल्यू क्या होगा? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। क्लियर ना? क्योंकि अब इसने क्या किया, इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये मैक्सिमम वोल्टेज इसने लगा दिया है। ओके, चलिए अब बताओ क्या लिखोगे आप? Vs इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? V1 प्लस रिमेनिंग n-1 और उसका वोल्टेज क्या है? V2। क्लियर? तो V1 प्लस n-1, अब ये V2 है, मैंने क्या बोला है कि लेस देन V1 है, V1 क्लियर ना, लेस देन है। तो अब बताओ चार्ज, कितना चार्ज उसमें फंस गया है? जिसमें मैंने बताया था कि थायोस्टर 1 का चार्ज क्या था? Q1। थायोस्टर 2 का चार्ज क्या था? Q2। जहाँ पे Q2 इज ग्रेटर देन Q1, तो जो दूसरा थायोस्टर इसमें कितना चार्ज फंसा हुआ है? Q2 माइनस Q1। तो इसके पास वोल्टेज कितना हो जाएगा बताओ? तो Q2 माइनस ये क्या हो गया? डेल्टा Q। तो डेल C इक्वल टू क्या होता है? QV। तो डेल्टा Q इंटू V। तो डेल्टा Q V कितना आ जाएगा? C बाय डेल्टा Q। नहीं, गलत लिखा मैंने। डेल्टा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इंटू V, है ना? तो ये जो वोल्टेज कम है V1 से, कितना वोल्टेज कम है? तो डेल्टा Q बाय C के वैल्यू के बराबर, है ना? तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा Q बाय C, है ना? क्लियर ना? ये वोल्टेज ड्यू टू डिफरेंस इन चार्ज, डिफरेंस इन चार्ज। चार्ज के डिफरेंस के कारण जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो ये वोल्टेज है। क्लियर? तो अब बताओ क्या होगा ये? V1 प्लस, इसका मतलब थायोस्टर कौन है? स्लो या फास्ट थायोस्टर है? जो थायोस्टर 1 क्या हो गया? फास्ट है ना, क्योंकि इसने सारा चार्ज को बाहर निकाल लिया, पहले ही निकाल लिया। और बाकी जो थायोस्टर है, रिमेनिंग जो है आपका, रिमेनिंग n-1 जो थायोस्टर है वो क्या है? स्लो है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? n-1 V1 माइनस n-1 डेल्टा Q बाय C, V1 प्लस n V1 माइनस V1 माइनस n-1 डेल्टा Q बाय C। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? Vs इज इक्वल टू n V1 माइनस n-1 डेल्टा Q बाय C। तो n-1 डेल्टा Q बाय C इज इक्वल टू n V1 माइनस Vs, है ना? तो ये क्या आ जाएगा? C का वैल्यू क्या होगा? C इज इक्वल टू n V1 माइनस Vs बाय n-1 डेल्टा Q। और ये V1 क्या हो गया? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, क्योंकि अब उसने ब्लॉक कर दिया है, अब कोई भी करंट उससे फ्लो नहीं होगा। तो इसको क्या लिखा मैंने? n-VBM माइनस Vs बाय n-1 इंटू डेल्टा Q। ये हो गया हमें C का वैल्यू, है ना? इसको बोलते हैं शंट कैपेसिटेंस ही बोलते हैं, शंट कैपेसिटेंस, है ना? तो ऐसा करने से क्या होगा? सारा का सारा थायोस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? वो सेम हो जाएगा, करीब करीब, एग्जैक्टली होता नहीं उतना, लेकिन करीब करीब उसको मान के चलते हैं, सबका वोल्टेज क्या हो जाता है? सेम हो जाता है इन द रिवर्स बायस्ड के केस में। ओके, चलिए अब ये आपसे पूछा गया, कभी कभी पूछ सकता है कि जो फास्ट थायोस्टर है हमारा, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? ये जैसे V2 है ना, तो अब बताओ, तो V2 इज इक्वल टू, अभी मैंने क्या सीखा था? Vs इज इक्वल टू V1 प्लस n-1 इंटू V2, है ना? तो अभी हमें करना क्या है? V2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है।
ठीक है। तो अब बताओ, तो जो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका वोल्टेज क्या, V1 से कितना वोल्टेज कम होगा, डेल्टा Q बाई सी। इसका Q बाई सी हम हर एक के क्रॉस निकाल रहे हैं, है ना। तो अब बताओ इससे Q बाई सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो V1 माइनस डेल्टा Q बाई सी क्या हो जाएगा, इससे निकालेंगे डेल्टा Q बाई सी। तो n-1 डेल्टा Q इधर ले जाए, सी नीचे चले जाए ना, डेल्टा Q बाई सी। इसको आप लिख सकते हो क्या, VBM माइनस डेल्टा Q बाई सी। तो V2 इज इक्वल टू VBM कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ये आ जाएगा BS प्लस n-1 डेल्टा Q बाई सी बाई n माइनस डेल्टा Q बाई सी। ये V2 का वैल्यू आ जाएगा। अभी बताया था, इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसमें इस तरह को रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, n BS प्लस n-1 डेल्टा Q बाई सी माइनस n डेल्टा Q बाई सी। सॉल्व करेंगे ये, तो BS माइनस n डेल्टा Q बाई सी, Q बाई सी बाई n। ये वोल्टेज अक्रॉस स्लो थायरिस्टर निकला। तो आपने क्या सीखा, तो वोल्टेज अक्रॉस स्लो थायरिस्टर कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू BS माइनस डेल्टा Q बाई सी बाई n। ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस स्लो थायरिस्टर। ओके, चलिए अब जो नेक्स्ट पार्ट है, तो आपने क्या किया, क्या क्या सीखा आपने, इसको मैं समझी बता दूं। ओके, तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा कि C का वैल्यू कितना हो गया, n-1 डेल्टा Q बाई n VBM माइनस VS पहला। दूसरा वोल्टेज अक्रॉस स्लो थायरिस्टर आ गया BS माइनस डेल्टा Q बाई C बाई n। ओके, तीसरा स्टैटिक ये हो गया RBM के केस में, है ना, रिवर्स ब्लॉकिंग रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के केस में इसमें, है ना। और R का वैल्यू निकाला था मैंने, n VBM माइनस BS बाय n-1 डेल्टा IB, और पावर ऑफ रेजिस्टेंस क्या था, V स्क्वायर बाय R। क्लियर। चलिए अब मैं आपको कंप्लीट सर्किट बता रहा हूँ। करेंगे क्या, जैसे ये आपका थायरिस्टर है, ठीक है, अभी दोनों क्या है, ये सीरीज में है। तो क्या करेंगे हम, जब FBM का केस होगा, तो क्या करेंगे, हर एक के क्रॉस रेजिस्टेंस लगा देंगे, है ना। इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलाइजिंग रेजिस्टेंस। उसके बाद मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देंगे हर एक के क्रॉस, इसको बोलते हैं सेल्फ कैपेसिटेंस। अब इसको ध्यान से सुनिए, जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में के केस में क्या होगा कि ये कैपेसिटर भी क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। क्लियर ना। लेकिन जैसे ही फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में आएगा, है ना, जैसे ही फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में आएगा तो ये चार्ज क्या हो, डिस्चार्ज होगा, इसके थ्रू क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो थायरिस्टर क्या हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे RC हर एक में, इसको बोलते हैं RC। और यहाँ पे मैंने एक डायोड लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक डायोड लगा दिया, ठीक है। चलिए ओके, तो अब ये बताओ RC को क्या बोलते हैं,
आरसी को बोलते हैं डैम्पिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। आरसी प्लस सी इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विवेलेंट सर्किट। डायनामिक इक्वलाइजिंग सर्किट मतलब जब वो मोशंस में होगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा, चाहे फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड है, उसको इक्वलाइज करने के लिए, मतलब वोल्टेज को इक्वलाइज करने के लिए। इसका यूज क्या है? यूज टू डेवलप इक्वल वोल्टेज अक्रॉस ईच SCR, ईच थायरिस्टर। दूसरा क्या है? प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई dV/dt। हाई dB मतलब अगर रेट ऑफ वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो थायरिस्टर डैमेज हो सकता है, इसलिए उससे ये बचाता है ना। नाउ सी को क्या बोलते हैं? सेल्फ कैपेसिटेंस बताया गया था। आरसी को डैम्पिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर? तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या हो गया कि इससे जो करंट, तो ये डायोड का काम क्या है? इसको बोलते हैं डायोड। तो इस डायोड का काम है कि इसको चार्ज करने के लिए, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए यूज टू bypass the current in FBM फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड केस में, and used to charge C को चार्ज करने में। क्लियर? अब RC का काम क्या है? डैम्पिंग रेजिस्टेंस। ये क्या करता है कि जैसे कंडक्टिंग मोड में आ जाएगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, तो इससे जो करंट फ्लो होगा, है ना, जैसे मान लो मैंने ये बता रखा है कि जैसे ये क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के केसेस में ये आपका डायोड है, ये कैपेसिटर है, ओके। ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जब होगा FBM में, तो इससे क्या हो गया, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जो करंट आ रहा है, जो लीकेज करंट है, वो बाईपास हो जाएगा किसके थ्रू? कैपेसिटर्स के थ्रू बाईपास हो जाएगा, ओके। और साथ साथ क्या होगा, क्योंकि करंट है तो इससे क्या, कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज हो जाएगा। क्लियर ना? तो डायोड का काम क्या है कि बाईपास द करंट इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, एंड जो भी पास करेगा यहाँ से कैपेसिटर से, और उससे क्या होगा, कैपेसिटर भी क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। नाउ सेकंड केस में क्या होगा कि जैसे ही फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में होगा तो चार्ज क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा, तो मतलब करंट ऐसे फ्लो होगा, तो ऐसे तो होगा नहीं, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? ये रेजिस्टेंस डालना पड़ेगा। तो अगर ये नहीं डालोगे, अगर सिर्फ वायर रहेगा तो क्या करेगा? इसको डैमेज कर सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या क्या है, एक RC लगा दिया गया है। सो RC का काम क्या है? लिमिट करंट स्पाइक, है ना। जैसे क्या होता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, काफ़ी स्पीड में चला रहे हो, तो बीच में क्या करते हैं? ब्रेकर लगा दिया जाता है, स्पीड ब्रेकर। तो यहाँ पे वही है, RC क्या है? स्पीड ब्रेकर है। यहाँ करंट क्या कर, करंट का जो स्पीड है उसको क्या करता है? कम कर देता है। तो लिमिट करंट स्पार्क एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई dI/dt। क्लियर? समझ में आया ना? तो ये था आपका सीरीज कनेक्शंस ऑफ थायोरिस्टर्स का, ओके। इसके बारे में और कुछ मैं बता रहा हूं आपको। स्ट्रिंग इफिशियंसी के बारे में जान लीजिए क्या होता है। ओके, चलिए अब आइए, ये थायोरिस्टर है इन सीरीज में, ये n नंबर ऑफ थायोरिस्टर है, और ये आपका वोल्टेज क्या है? Vs है। तो आपसे पूछा गया स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होगा? ये V1, ओके, ये V2 जो भी है ना। तो स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होता है? SE, स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होता है? टोटल वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, जो किसके बराबर होगा? Vs के बराबर।
और टोटल नंबर ऑफ थायरिस्टर NS क्या है, नंबर ऑफ थायरिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टेज अक्रॉस वन थायरिस्टर। वो जो वन थायरिस्टर कौन लेंगे इसमें वोल्टेज ज़्यादा हो, इसके फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज मतलब फर्स्ट वाला का, तो ये V1 हो गया। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या हो गया VES/NS × B1, और ये क्या होता है कि लेस देन 1 होता है, ठीक है। उसके बाद ये मेजर क्या करता है, इट स्ट्रिंग एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी, है ना। इट मेजर द यूटिलाइजेशन ऑफ SCR, ठीक है ना, थायरिस्टर्स का। तीसरा है, दूसरा पॉइंट क्या है, डी रेटिंग फैक्टर DRF, इसको बोलते हैं डी रेटिंग फैक्टर। ये होता है 1 माइनस स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ये क्या मेजर करता है, इट मेजर रिलायबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग, है ना। तो अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ेगा तो क्या होगा, डी रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, वो घटेगा, ओके। और स्ट्रिंग एफिशिएंसी का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ये सीरीज के लिए हो गया। अगर पैरेलल के लिए कहता तो क्या करते हैं हम, जैसे मान लो ये थायरिस्टर n नंबर ऑफ थायरिस्टर है, ठीक है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ये टोटल करंट हो गया, इसमें I1, ये I2 और ये IN। तो इसके केस के लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, टोटल करंट क्या हो गया I, सोर्स करंट इसको बोलते हैं, कह सकते हैं नंबर ऑफ थायरिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल NP इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू 1 थायरिस्टर, है ना, जिसका वैल्यू ज़्यादा है, I1। स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा फॉर पैरेलल के लिए, ये आएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा। थैंक यू। खत्म।